हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्ज़ाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए पर बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 लेकर के हाजिर हूँ। और मैं इस समय लगातार जितने भी यूपी के लोकल एक्ट्स हैं उनके संबंध में रेडीमेड मटेरियल से एमसीक्यूज दे रहा हूँ। आज उसी क्रम में हम फिर से एमसीक्यूज उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए पर बेदखली का विनियमन अधिनियम से करेंगे। और ये जो उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग, रेंट एंड एविक्शन एक्ट है, ये सबसे ज़्यादा इजी एक्ट है, बड़ा आसान एक्ट है, आसानी से आ जाएंगे। तो इसमें बहुत से ऐसे एमसीक्यू मेरे रेडीमेड मटेरियल में हैं जो आप लोगों को आते होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं जितने इजी या कुछ इस टाइप के हैं जिनका लेवल एचजीएस का नहीं है, वो मैं आपको एमसीक्यू नहीं दे रहा हूँ। मैं एचजीएस लेवल के एमसीक्यूज इस रेडीमेड मटेरियल से छांट करके आपको दे रहा हूँ, जिससे ये पूरी संभावना बनती है कि या तो ये ही या इसी तरह के एमसीक्यू आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जिस सेक्शन से जो एमसीक्यू बन सकता है, यानी कि मुझे लगता है कि इस सेक्शन से इसके अलावा कोई दूसरा एमसीक्यू एचएस लेवल का नहीं बन सकता है, उनको मैंने छोड़ दिया है। मैंने वही एमसीक्यू लिए हैं जो एचएस लेवल के मुझे लगते हैं। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप भी इन एमसीक्यूज को देखिए और क्या आपको लगता है कि एचएस लेवल के हैं। यदि आपको भी लगता है कि एचएस लेवल के हैं तो आप कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले कि मेरा प्रयास ठीक दिशा पे जा रहा है। तो चलिए पहला एमसीक्यू लेते हैं। भवन का अधिभोगी किसी अन्य व्यक्ति को निवास करने के लिए अनुज्ञप्ति दे सकता है। तो देखिए, ये जो बात है ये सेक्शन 2A में बताई गई है। सेक्शन 2A स्पेशल प्रोविजन देता है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर शॉर्ट टर्म लाइसेंस की बात करता है। लाइसेंस मीन्स अनुज्ञप्ति ही होता है। तो ये स्पष्ट करता है कि भवन का अधिभोगी किसी अन्य व्यक्ति को निवास करने के लिए अनुज्ञप्ति दे सकता है। और सेक्शन 2A में ये भी बताया गया है कि ऐसे अधिभोगी को किसी भी अलॉटमेंट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा अलॉटमेंट ऑर्डर जो अंडर सेक्शन 16 के इसी एक्ट के धारा 16 में जो दिया जाता है, प्रदेशन एवं रिक्ति के संबंध में जो भी ऑर्डर दिया जाता है, वो ऑर्डर की भी ज़रूरत नहीं है। और वो अधिभोगी 3 महीने के लिए, ये 3 महीने के लिए अनुज्ञप्ति दे सकता है, लाइसेंस दे सकता है। ये सेक्शन 2A में बताया गया है। और उसमें लिखा गया है कि किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे आगे चल के अनुज्ञप्तिधारी कहा जाएगा, अनुज्ञप्तिधारी को 3 मास से अनधिक अवधि के लिए पूर्णतः अस्थायी आवास, ये याद रखना है कि अस्थायी आवास के लिए अनुज्ञप्ति दे सकता है। और इसके लिए उसे धारा 16 में जो भी प्रदेशन का आदेश मिलता है, उस आदेश की आवश्यकता भी इसको नहीं पड़ती है। उसके बिना ये दे सकता है, विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ अलॉटमेंट अंडर सेक्शन 16 में जो है उसके बिना दे सकता है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है, इसी से संबंधित है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जा सकता है। अनुज्ञप्तिदाता, यही जो सेक्शन 2A में अनुज्ञप्तिदाता और अनुज्ञप्तिधारी हैं,
ये दोनों सेक्शन 2A में। तो जो अधिभोगी है वो अनुज्ञप्तिदाता होगा, और जो उसमें निवास करने के लिए प्रदेशन की या अध्यासन की जो अनुमति देता है, जिसको देता है, वो अनुज्ञप्तिधारी होगा। तो अनुज्ञप्तिदाता तथा अनुज्ञप्तिधारी अध्यासन के दिनांक से कितने दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देंगे? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वो 1 माह के अंदर, सेक्शन 2A में ही बताया गया है। उसमें उसका जो सेक्शन 2A का जो सेकंड पैसेज है, पैरा है, उस सेकंड पैरा में ही इसको बताया गया है, और उसमें प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइडेड दैट इंटीमेशन ऑफ द ग्रांट ऑफ सच लाइसेंस शैल बी गिवन ज्वाइंटली बाय द लाइसेंसर and the license to the district magistrate within 1 month from the date of occupation of the building or part by the license। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचना 1 महीने के भीतर देंगे, विदिन 1 मंथ देंगे। अब यहाँ पर ये जो मैंने 3+3 लिखा है वो इसलिए लिखा है, आगे इससे संबंध में MCQ है, तो मैं सोचा यहीं पर कवर हो जाएंगे कि जो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ये इस अध्यासन की जो अवधि है वो 6 माह तक बढ़ा सकते हैं। इस 6 माह में वह मूल अवधि भी शामिल है, जो इसके ऊपर हमने अभी पढ़ा था कितने दिन के लिए। ये तो 3 महीने के लिए तो वो दे ही सकता है अनुज्ञप्ति। तो ये जो 3 महीने की अनुज्ञप्ति है वो ये मूल अवधि कहलाएगी। और अगर कोई दिक्कत है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास हम पहुंच जाते हैं तो वो जिला मजिस्ट्रेट महोदय जो हैं इस अध्यासन को 3 मंथ और बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरी अवधि 6 मंथ की होती है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि कितने समय तक के लिए बढ़ा सकते हैं। तो टोटल अवधि 6 मंथ है, और अगर आंसर में 3 मंथ नहीं दिया है तो फिर आप 6 मंथ लगाएं, यानी क्वेश्चन के मूड को देख लें। क्योंकि जो एक्ट का सेक्शन है 2A वो ये कहता है कि 6 माह तक बढ़ा सकते हैं, 6 मास तक के लिए बढ़ा सकते हैं। अब इस 6 माह में अध्यासन की मूल अवधि भी सम्मिलित है। तो एक्ट तो यही कहता है कि कुल मिलाकर के 6 मास तक बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर के मतलब ये जो 3 मंथ है अध्यासन का और 3 मंथ महोदय बढ़ा सकते हैं, तो टोटल 6 मंथ होते हैं। अब आप ये देख लीजिएगा एग्जाम में कि क्वेश्चन का मूड क्या है, वो 6 मंथ का आंसर लेना चाहता है या 3 मंथ का आंसर लेना चाहता है। अगर उसमें लिखा है मूल अवधि को छोड़ करके कितने समय तक बढ़ा सकते हैं तो फिर 3 मंथ ही होगा, फिर उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन को आप कितना अच्छे से देखते हैं। और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि अनुज्ञप्तिधारी नियत अवधि के बाद मकान खाली करने से इनकार कर दे तो अध्यासी उसकी बेदखली के लिए आवेदन करेगा। तो किराएदार की बेदखली के लिए जो आवेदन होगा वो नियत प्राधिकारी के समक्ष ही होगा, ये आपको याद रखना है। नियत प्राधिकारी का मतलब क्या है वो यहाँ देख लीजिए। जो सिविल जुडिशियल ऑफिसर होते हैं या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, ये अथराइज्ड बाय डीजे जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा एथराइज्ड होते हैं। तो जिन्हें भी एथराइज्ड कर दिया जाता है उनको नियत प्राधिकारी कहा जाता है। और इस नियत प्राधिकारी को सेक्शन 3E में डिफाइन किया गया है। तो नियत प्राधिकारी की परिभाषा सेक्शन धारा 3E में परिभाषित किया गया है। और ये नियत प्राधिकारी सिविल जुडिशियल ऑफिसर या जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, और इनको डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा ऑथराइज्ड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किराएदार के अंतर्गत निम्न व्यक्तियों को शामिल किया गया है। तो किराएदार की परिभाषा सबसे पहले सेक्शन के सब स्टार्ट में ही दी गई है।
सेक्शन 3A में दिया गया है। टेनेंट की जो डिफिनेशन है वो सेक्शन 3A में दिया गया है। अब सेक्शन 3A में जो दिया गया है उसे आप बेयर से देख सकते हैं। इसमें जो उस बेयर में दिया गया है सीधे सीधे उठा करके यहाँ पर दे दिया गया है। तो जो व्यक्ति भवन का किराया देता हो तो वो किराएदार तो है ही। किराएदार की मृत्यु की स्थिति में सामान्यतः भवन में उसके साथ रहने वाला उसका वारिस, बिल्कुल, यदि भवन आवासिक हो तो वो उसका वारिस तो होगा ही, ये तो लॉजिक की बात है। किराएदार की मृत्यु की स्थिति में उसका वारिस यदि भवन अनावासिक हो, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मृत्यु की स्थिति है और भवन अनावासिक है तो वारिस किराएदार में शामिल है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन सेक्शन 3A में दी गई है, इसलिए इसका आंसर होता है उपरोक्त सभी। और इसमें आवासिक और अनावासिक भवन का डिफरेंस लेकर के चलना है, देखना है, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें आवासिक और अनावासिक की स्थिति को स्पष्ट करना पड़ता है, तभी आपका वो आगे सही होने वाला है। तो ये देखना है। और सेक्शन 3A में 2 ही क्लाज हैं जो कि आपको एक बार देख लेना है। और इसमें सेक्शन 3A में किराएदार की डिफिनेशन के नीचे स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आप किसी होटल में कमरा लेते हैं किराए से, रेंट पर एक दिन के लिए, जैसे भी 1 दिन 2 दिन के लिए जो भी है, अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में किराएदारी नहीं मानी जाएगी। ये धारा 3A में स्पष्ट कर दिया गया है। तो कोई होटल हो या कोई लॉज हो, तो होटल या लॉज में यदि आप रूम लेते हैं, रूम बुक करते हैं वहाँ पर रहने के लिए, तो आपको किराएदार नहीं समझा जाएगा या किराएदारी नहीं मानी जाएगी, ये याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को शक्ति प्राप्त है। तो जिला मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अंतर्गत जो शक्तियां प्राप्त हैं वो है आवंटन एवं निर्मुक्त करने की, किराए से संबंधित विवाद का विनिश्चय करने की। तो ये दोनों ही शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट साहब को प्राप्त हैं। वो किराए से संबंधित विवाद का विनिश्चय करेंगे। मानक किराए यानी कि सेक्शन 8 अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसका आंसर होता है ये दोनों। ये वो क्वेश्चन हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, शुरुआती सेक्शन के हैं। इसमें डिफिनेशन क्लाज है और सेक्शन है और कुछ आगे के सेक्शन हैं जो कि बहुत ही इनिशियल हैं और उनसे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो हमें पता होना चाहिए, इसलिए वो क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन उसके अंदर ग्रेविटी बहुत होती है। तो वैसे मैंने MCQ इसमें देने का प्रयास किया है। अब देखिए, पहला इसमें जो क्वेश्चन है, किराएदार तथा मकानदार के परिवार में निम्नलिखित को शामिल किया गया है। तो किराएदार का जो परिवार है वो अधिनियम की धारा 3 या सेक्शन 3G में परिभाषित किया गया है, बताया गया है। 3G को हम अगर हिंदी में देखना चाहें तो छा कह सकते हैं, छा छाता वाला। तो सेक्शन 3(छ) में किराएदार तथा मकानदार के परिवार के संबंध में बताया गया है और उसमें भी 1, 2, 3 क्लाजेज हैं। तो ये जो 1, 2, 3 क्लाजेज मैंने लिखा, 1, 2, 3, इसकी 3 क्लाज हैं उसमें, और तीनों क्लाजों में, पहले में, दूसरे में और तीसरे में
उन्हीं व्यक्तियों को बताया गया है जो किराएदार तथा मकानदार के परिवार में शामिल होते हैं। यहाँ पर जो पत्नी है, पत्नी की जगह वहाँ स्पाउस लिखा हुआ है। स्पाउस इसलिए लिखा है कि वहाँ पति या पत्नी दोनों हो सकते हैं। तो जहाँ पति या पत्नी दोनों हो सकते हैं वहाँ हम स्पाउस लिख देते हैं। तो पहला तो जो है उसमें स्पाउस लिखा हुआ है। इन एमसीक्यू में, इन विकल्पों में जो दूसरा है वो दिया नहीं गया। उसमें मेल लीनियल डिसेंडेंट की बात की गई है सेकंड में, जो इसमें नहीं है। इसके बाद तीसरे में ये सारे विधवा और पुंजाति वंशज की पुत्री यानी कि डॉटर ऑफ लीनियल डिसेंडेंट और विडो की बात होती है। ये तीसरी कैटेगरी में होते हैं। हालांकि कैटेगरी जैसी कोई बात नहीं है, 1 2 3 इसमें क्लास दिए गए हैं। तो इसमें दूसरा नहीं है। दूसरे में जो है वो दिया गया है मेल लीनियल डिसेंडेंट की बात की गई है। तो इस तरह से सेक्शन 3G आप बेयर में देख सकते हैं और इसमें जो है सभी शामिल हैं। पत्नी, विधवा और पुंजाति वंशज की पुत्री भी शामिल है, डॉटर ऑफ लीनियल डिसेंडेंट। अगला क्वेश्चन है जो इससे निगेटिव है। ये अधिनियम जो 3G है, अधिनियम की धारा 3 के खंड 6 में यानी कि जी में परिभाषित जो परिवार है उस शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो उस शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये आपको बताना है। तो पुत्र, ये पुंजाति वंशज की पुत्री, पुत्री के पुत्र या उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखिए जो मेल लीनियल डिसेंडेंट की बात होती है तो वो तो पुत्र ही हो गया उसमें, और पुंजाति वंशज की पुत्री ये तो अब ये आपको बताया गया है अभी भी 3G में कि ये उसमें शामिल है ना। तो ये उसमें शामिल है जिसको हम डॉटर ऑफ ए मेल लीनियल डिसेंडेंट कहते हैं। तो तीसरा पुत्री के पुत्र, तो इसमें पुत्री का पुत्र शामिल नहीं है। इसमें पुंजाति वंशज की पुत्री तो शामिल है लेकिन पुत्री का पुत्र इस परिवार शब्द में शामिल नहीं है। पुत्र शामिल है, पुत्र इसलिए शामिल है चूंकि मेल लीनियल डिसेंडेंट की बात हो रही है। तो जब डिसेंडेंट्स की बात हो रही है तो फिर उसमें तो पुत्र शामिल ही होगा, ठीक है। और आप बेयर देख लीजिएगा, उसमें और भी लोग हैं, जरूरी नहीं है कि यही लिखा हो, उसमें पितामही भी लिखा हो सकता है, उसमें विवाह विच्छिन्न या फिर न्यायिक रूप से सेपरेट यानी कि पृथक पुत्री भी हो सकती है। तो ऐसी पुत्री जो कि डाइवोर्स्ड है या जुडिशियल सेपरेशन में रह रही है वो पुत्री तो शामिल है, लेकिन पुत्री की पुत्री शामिल नहीं है। ये आप देख लीजिएगा, इसलिए इसका आंसर सी होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अच्छा है, वो है भवन के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। तो ये जो सेक्शन है वो 3I है। 3I में बताया गया कि भवन में क्या क्या शामिल है। तो भवन में उपयोग हेतु मकानदार द्वारा उपलब्ध फर्नीचर, बिल्कुल फर्नीचर शामिल है। भवन में लगाए गए फिक्सचर ये भी शामिल हैं। भवन से संबंध कोई भूमि, बाग को शामिल करके तो बिल्कुल गार्डन शामिल है। तो इस तरह से ये सभी शामिल हैं। सेक्शन 3I भवन को परिभाषित करता है, बिल्डिंग को परिभाषित करता है, बिल्डिंग को डिफाइन करता है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बिल्डिंग मीन्स अ रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल रूफ्ड स्ट्रक्चर। तो बिल्डिंग का मतलब होता है जो आवासिक या अनावासिक, लेकिन रूफ्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, छत होनी चाहिए, है ना। और उसमें शामिल है एंड इंक्लूड्स एनी लैंड
including any garden, garage and outhouses. Outhouses means उपग्रह अपॉर्चुनेंट टू सच बिल्डिंग, या इस बिल्डिंग से जो जुड़े हुए हैं, बहुत नज़दीक हैं, वो है उसका पार्ट है। एनी फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर यूज इन सच बिल्डिंग्स, एनी फिटिंग एंड फिक्सचर्स affixed to such building for the more beneficial enjoyment thereof। तो सेक्शन 3I ये बताता है बेयर एक्ट में, इसलिए ये सभी शामिल है। अब क्वेश्चन है, कोई किराएदार किसी सिकमी किराएदार का मतलब किराएदार का किराएदार, कोई किराएदार किसी सिकमी किराएदार या अन्य व्यक्ति को बसाने के लिए उससे कोई अभिलाभ नहीं लेगा और ना स्वीकार करेगा। तो मैं यहाँ कंफर्म कर दूं कि वह किराए के अतिरिक्त कोई अभिलाभ नहीं लेगा। किराया तो लेगा, अगर उसको रख रहा है, बसा रहा है, तो उससे किराया तो लेगा, लेकिन किराए के अतिरिक्त कोई अन्य लाभ ना तो लेगा और ना ही स्वीकार करेगा। और यही बात उस किराएदार के लिए भी है कि वो बसने के लिए कोई अन्य प्रकार की चीज़ें स्वीकार नहीं करेगा, शर्तें स्वीकार नहीं करेगा। और ये बात धारा 4 में स्पष्ट की गई है, ये धारा 4 में स्पष्ट की गई है। तो धारा 4 में स्पष्ट बताया गया, धारा 4 में बताया गया है कि कोई मकानदार किसी भवन में किसी किराएदार को बसाने के लिए भवन के देय किराए से अधिक कोई भी अधिलाभ या अतिरिक्त भुगतान नहीं लेगा और न ही उसे स्वीकार करेगा। और कोई किराएदार भी किसी सिकमी किराएदार या अन्य व्यक्ति को बसाने के लिए उससे कोई अभिलाभ न तो लेगा और न ही स्वीकार करेगा। ये धारा 4 की बात है। धारा 4 का है रेगुलेशन ऑफ रेंट। धारा 4 चैप्टर का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है रेगुलेशन ऑफ रेंट। उसमें ये बताया गया। ये क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पुराने भवनों की दशा में किराए में वृद्धि करने हेतु किराएदार को नोटिस दिया जाना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। और ये सेक्शन 5 में बता दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है कि नोटिस देना तो आवश्यक है, बस आपको ये बताना है कि इस नोटिस की जो लिमिटेशन पीरियड है वो क्या है, तो इसका परसीमा काल क्या है ये बताना है आपको। तो इसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो है अधिनियम के प्रवर्तन से 3 मास। ये याद रखना। भी एक क्वेश्चन और है जो इससे मैच करता है, लेकिन सेक्शन अलग है, तो ये याद रखिएगा। धारा 5 में पुराने भवनों की बात की गई है। पुराने भवन यदि कोई है और उसमें यदि किराए की वृद्धि करनी है तो उसके लिए नोटिस देना आवश्यक है, धारा 5 बता रही है। और नोटिस देने के बाद जिस भी सीमा या मात्रा में किराए में वृद्धि की जाती है वो इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिन से ही वृद्धि मानी जाती है, ये धारा 5 बता रही है। तो धारा 5 स्पष्ट करती है कि ऐसे भवन के संबंध में जिस पर इसके पहले वाला यानी कि पुराना अधिनियम लागू था, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व से किराएदारी जारी थी। तो मकानदार किराए वृद्धि के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ होने से 3 महीने के भीतर तो वो नोटिस देगा। तो यही बात बताना है कि सेक्शन 5 कहता है कि यदि किसी पुराने भवनों में जिसमें पुराना कोई एक्ट लागू था रेंट के संबंध में, वहाँ पर यदि किराए में वृद्धि करनी है इस नए एक्ट के अनुसार, तो इस नए एक्ट के प्रवर्तन के 3 महीने के अंदर आपको नोटिस देना आवश्यक है। और नोटिस देने के बाद यथा स्थिति किराए में वृद्धि हो जाएगी, किराए में वृद्धि मान ली जाएगी, लेकिन वो किराए में जो वृद्धि होगी वो मानक किराए से अधिक की नहीं होगी। ऐसा नहीं कि नाप शनाप आप बढ़ा दें नोटिस दे करके। सेक्शन 9 जो स्टैंडर्ड रेंट की बात करता है उससे अधिक नहीं होगी, उसके अधीन आपको
रहना होगा। और इस प्रकार का जो किराया बढ़ाया गया है वो इस अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि से माना जाएगा, बढ़ा हुआ माना जाएगा, यानी कि प्रारंभ से देय होगा, इस अधिनियम के प्रारंभ से देय होगा, ये स्पष्ट किया गया है सेक्शन 5 में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा 6 के अंतर्गत सुधार के आधार पर मकानदार किराए में कितनी वृद्धि कर सकता है? धारा 6 के अंतर्गत धारा 6 के अंतर्गत सुधार के आधार पर मकानदार किराए में कितनी वृद्धि कर सकता है? मकानदार का मतलब लैंडलॉर्ड, यानी कि मकान मालिक। अगर मकान मालिक अपने मकान में कोई सुधार करता है जिसमें किराएदार रह रहे हैं, तो उनमें अगर कोई सुधार करता है, कोई भी सुविधाएं बढ़ाता है, कोई भी इम्प्रूवमेंट करता है मकान में जहां पर वो किराएदार रह रहे हैं, तो उस सुधार के संपन्न होने के बाद वो किराए में कितनी वृद्धि कर सकता है, ये पूछा जा रहा है। इस स्थिति में धारा 6 के अंतर्गत वो जो मकानदार है, लैंडलॉर्ड है, वो सुधार में किए गए व्यय का 1% मासिक वृद्धि कर सकता है, 1% मासिक वृद्धि कर सकता है। और अगर किराया वार्षिक देय है तो फिर वो 12% वार्षिक वृद्धि कर सकता है। तो किराया यदि मासिक लिया जा रहा है तो वो 1% कर सकता है, यदि वो किराया वार्षिक लिया जा रहा है तो फिर वो 12% कर सकता है, जैसी भी स्थिति हो। हालांकि जो बेयर एक्ट है उसमें 1% की बात कही गई है कि मासिक किराए में उक्त दिनांक से ऐसी धनराशि की वृद्धि कर सकता है जो ऐसे सुधार की वास्तविक लागत के 1% हो। तो वास्तविक लागत का 1% मासिक के हिसाब से वृद्धि कर सकता है, और 1% से अधिक ना हो, और तत्पश्चात उक्त भवन का मानक किराया तदनुसार बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि 1% से तो अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो भी मानक किराया है वो 1% बढ़ जाएगा, ये स्पष्ट किया गया है इसमें। और अब ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सेक्शन 5 से मैच कर रहा है, लेकिन मैच कर नहीं रहा है, लग रहा है कि मैच कर रहा है। जब मकानदार भवन में सुधार के आधार पर किराए में वृद्धि करता है तो उसकी लिखित सूचना सुधार के संपन्न होने के कितने दिन के भीतर देगा? अब यहाँ देखना है, जो पुराने भवन के संबंध में किराए में वृद्धि करना है तो किराए में वृद्धि करने के लिए नोटिस सेक्शन 5 में दिया गया है, और उसमें जो परिसीमा काल है वो 3 महीने दी गई है। यहाँ सेक्शन 6 है, यहाँ पर मकानदार द्वारा भवन में सुधार के आधार पर किराए में वृद्धि होती है तो वहाँ पर लिखित सूचना भी 3 महीने के अंदर दिया जाएगा। कहने का मतलब कि सेक्शन 5 में भी 3 महीने का लिमिटेशन पीरियड है, सेक्शन 6 में भी 3 महीने का लिमिटेशन पीरियड है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पुराने भवन हैं और वहाँ पर पुराना एक्ट लागू था, अब नया एक्ट आ गया है और हमें जो वृद्धि करनी है वो नए एक्ट के अनुसार करनी है। तो नए एक्ट के अनुसार यदि हम किराए में वृद्धि करना चाहते हैं तो नोटिस देना हमको आवश्यक है, लेकिन यह नोटिस जो है जो नया एक्ट है उसके लागू होने के 3 महीने के अंदर देना चाहिए। और सेक्शन 6 में कोई मकानदार है, उसने मकान में कोई इम्प्रूवमेंट कर दिया है, इम्प्रूवमेंट की वजह से यदि वो किराए में वृद्धि करना चाह रहा है तो भी उसे लिखित सूचना देना होगा, लेकिन उसके लिए 3 महीने का लिमिटेशन पीरियड सेक्शन 6 में भी बताया गया है। ये थोड़ा सा डिफरेंस था, वो आपको देखना चाहिए था। अब ये किए किराएदार को किराए के अतिरिक्त अन्य कर मकानदार को देने के लिए दायी बनाया गया है। हाँ, किराएदार है, किराया तो अब देगा ही, लेकिन कुछ अन्य कर सेक्शन 7 में, जो सेक्शन 7 है उसमें बताया गया है, जैसे कि जल कर है, गृह कर है, ये भी देने के लिए उसे बाध्य किया गया है सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। चलिए एक ही क्वेश्चन लेते हैं। मानक किराए के अवधारण के संबंध में सत्य कथन है। तो पहला है, मानक किराए का अवधारण जिला मजिस्ट्रेट करते हैं। जिला मजिस्ट्रेट भवन के बाजार मूल्य के 10% प्रतिवर्ष को उसका वार्षिक किराया समझेगा और मासिक किराया
इस प्रकार आकलित वार्षिक मानक किराए के 12वें भाग के बराबर होगा। तो मानक किराए का जो सेक्शन है वो 9 है, उसमें स्टैंडर्ड रेंट की बात कही गई है। सेक्शन 9 डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट की बात करता है और उसमें ये बताया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट महोदय ही मानक किराए का निर्धारण करेंगे। और इसी सेक्शन के क्लास 2 का में बताया गया है कि बाजार मूल्य के 10% प्रतिवर्ष को उसका वार्षिक मानक किराया माना जाएगा और उसको फिर अगर मासिक किराए में आकलित करना है तो वो 10% के 12वें भाग के बराबर होगा। तो ये दोनों कथन सही है। सेक्शन 9 को देखना पड़ेगा, ये दोनों कथन सही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, मानक किराए के विवाद का अवधारण करने की शक्ति जिला मजिस्ट्रेट के पास तो है, लेकिन उसका सेक्शन बताना है। तो सेक्शन 8 मानक किराए का अवधारण, सेक्शन 9 मानक किराए के संबंध में विवाद का अवधारण, सेक्शन 8। ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आगे पीछे है, इसलिए इसको याद रखने की बात है। ऐसे क्वेश्चन जो है परीक्षा में गलत हो जाते हैं। कंफर्म है तो कोई बात नहीं है, लेकिन चांस बनते हैं। और एक ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सार्वजनिक पूर्ति या सार्वजनिक धार्मिक संस्था या वाणिज्यिक अधिष्ठान के लिए किराए पर दिए गए भवन के किराए के पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करती है। तो अगर आप सारे सेक्शंस को देखेंगे तो भी आप पकड़ लेंगे, क्योंकि आपने 9 पढ़ लिया है, 8 पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा, आसानी से आप इसको पकड़ सकते हैं। और धारा जो 10 है उसमें 8, 9 के ही वही इलाबोरेट किया गया है। 8 को सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 9A को इलाबोरेट किया गया है। तो 8 में आपने देख लिया विवाद का उदाहरण है, स्टैंडर्ड रेंट है 9 में, और 10 में सेक्शन 8, 9 एंड 9A को इलाबोरेट किया गया है। तो सेक्शन 9A बसता है यहाँ पर स्पष्ट रूप से। तो पुनरीक्षण का अधिकार, एक मिनट कुछ, तो अपन ने ये देख ही लिया है कि धारा 8, धारा 9, धारा 10 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब धारा 9A ही होगा। इस तरह से इसका मैं सेकंड पार्ट आपको कल दे दूंगा। इसी तरह लेवल के क्वेश्चंस को निकाल करके इसका सेकंड पार्ट आपको कल दे दूंगा। लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। मैं सभी के कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूं। और ये क्वेश्चंस आपको उस लेवल के लग रहे हैं, ये मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।